हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स विद केएस सर में। तो अगर आप भी हो 12th क्लास में और अगर आप भी चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो फिर आप जुड़े रहिए आर्ट्स विद केएस सर के साथ। बिकॉज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आप सभी के लिए आर्ट्स 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट सीरीज लेकर के आएंगे। इसके अलावा ज्योग्राफी की भी एक कंप्लीट सीरीज हम लेकर के आने वाले हैं, जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक हम आपके बिल्कुल साथ हैं और उसके बाद भी हम आपके साथ रहने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए और देखते रहिए, क्योंकि इस पूरी की पूरी सीरीज में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर नंबर जितने भी लास्ट तक हम कंप्लीट कराएंगे दोनों बुकों के, मतलब पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुकों के पूरे चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं इसी प्रकार के शानदार नोट्सों के साथ। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो कीवर्ड हैं, मतलब हर एक पॉइंट में या हर एक लाइन में या हर एक कह सकते हैं अपन जो पॉइंट होता है उसमें एक ना एक वर्ड ऐसा होता है जिसको याद करने से सारी लाइन याद हो जाती है। तो वो पहले ही हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं, शानदार से नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं और ये सभी चैप्टर्स के आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ताकि आप अपनी बुक्स में भी हाईलाइट कर सकते हो और इनसे भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा मल्टीपल चॉइस की जो क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा फिलअप्स हैं, वेरी शॉर्ट है और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सबकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ज्योग्राफी में भी आपकी दोनों बुक्स कंप्लीट कराई जाएंगी, टाइम टू टाइम पर कंप्लीट कराई जाएंगी। इसके अलावा मैथ की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। हमारे कई स्टूडेंट्सों के कई बार 100 आउट ऑफ 100 भी आ चुके हैं। इसके अलावा हमारा हर बार रिजल्ट अच्छा रहता है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम का रहता है, कभी कभी क्लास जल्दी आ जाती है, कभी लेट आ जाती है। बट अब ये जो चैनल है, पहले हमारा एक और चैनल था जिस पर ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, ये चैनल नया बनाया गया है केवल आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 11th और 12th की आर्ट्स वाली क्लासेज चलने वाली हैं। तो अगर आप भी हो 12th आर्ट्स में इंग्लिश मीडियम से तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चाहे आप चाहे आप आरवीएससी से हो, चाहे आप सीबीएसई से हो। अगर आप 12th क्लास आर्ट्स में हो तो आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ और आराम से अपने परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि हाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो पहले मैं बता देता हूँ आपके पास, देखो 12th क्लास आर्ट्स में अगर अपन इस बार देखें तो आपके पास दो बुक्स हैं बच्चों। एक जो किताब होने वाली है, जो बुक होने वाली है आपकी, वो होने वाली है सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, पॉलिटिक्स। तो अपन कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत की राजनीति कैसी थी, एक तो वो होने वाली है और एक होने वाली है आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो दो बुक्स होने वाली हैं, दोनों बुक्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया वाली पॉलिटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग होने वाला है, जिसको आज हम करने वाले हैं स्टार्ट। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ हमारी क्लास के बारे में कि भाई हमारे इस चैनल पर सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलने वाली हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपको जो पिछले बार के, मतलब अपन कह सकते हैं 2026 के 25 के जो टॉपर्स रहे हैं उनके इंटरव्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आर्ट्स का पहला ऐसा चैनल होने वाला है ये जहाँ पर आपको 12th क्लास के टॉपर्स के इंटरव्यू वो देखने को मिलेंगे, ताकि उनके 100 आउट ऑफ 100 या 100 आउट ऑफ 98 97 नंबर पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में कैसे आए वो आपको ये बताएंगे, गाइड करेंगे। इनके अलावा उसमें मैं भी रहूँगा, मैं भी आपको गाइड करूँगा, मैं भी आपको बताऊँगा। कल या परसों एक पॉडकास्ट आने वाला है जो कि शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाला है। आप उस पॉडकास्ट को देखना, शेयर करना, लाइक करना, सभी को दिखाना, अपने फैमिली मेंबर्स को दिखाना ताकि उनको भी अच्छा लगे और आप भी देखना। आपको पहली बार ऐसा लगेगा कि हाँ सच में कुछ अच्छा देखा है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इस चैनल पर सारी चीज़ें सीक्वेंस में चलेंगी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा सारी प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं रहने वाला है। इस प्रकार के नोट्स आपको पेड वर्जन में देखने को मिलेंगे, बट हम यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल फ्री में लेकर के आने वाले हैं। बस थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। हाँ, क्लास के बारे में कुछ बता रहा था तो मैंने कहा था कि हमारे चैनल की अगर विशेषता बताऊँ मैं आपको, जो नया चैनल ये बनाया है इस पर अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, टाइम के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगली बात, हर एक चैप्टर की, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो चाहे ज्योग्राफी का हो, हर एक चैप्टर के मैक्स टू मैक्स ओनली 2 पार्ट्स ही आएंगे। मतलब एक चैप्टर 2 भागों में 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि भाई बहुत सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये पार्ट तो देख लिया, इसके बाद कहाँ ढूंढूं, तो मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इसमें केवल 2 ही प्लेलिस्ट बनने वाली हैं, एक ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनेगी और एक पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर अपन बात करें तो याद रखना है एक चैप्टर के ओनली 2 पार्ट्स। मतलब आज अगर चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर का पार्ट कंप्लीट होता है तो कल या परसों, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, 2 दिन या 1 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा, तो पार्ट नंबर 2 आएगा जिसमें चैप्टर खत्म और ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सीट भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए, टाइम को खराब ना करते हुए अपन करते हैं स्टार्ट, क्योंकि पहली वाली वीडियो थी, उस वजह से सारी चीज़ें समझाना जरूरी था, उस वजह से सारी बातें करना जरूरी था, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसको, बिल्कुल ठीक है।
आपके लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों आपके लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत सारी लगती है मेहनत, तो आप सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ठीक है। चलिए, और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में तो आपको देना ही। चलिए, अगर बात करें बच्चों अपन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिक्स कैसी रहती है, सुनना ध्यान से। तो भाई चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग कि भाई जो एक नया नेशन बना है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, वो सारी बातें हम इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, अगर अपन इसमें देखें तो चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट एट द हार ऑफ मिडनाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। आपको ये बात तो पता है बच्चों की भारत आज़ाद हो गया था 14-15 अगस्त की मिडनाइट को। अब 14-15 अगस्त की मिडनाइट का मतलब क्या है, जैसे कि पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करता है 14 अगस्त को, जबकि हम अपना भारत जो इंडिया है, प्यारा भारत है, वो हम अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई अगर अपन देखें तो इंडिया ने इंडिपेंडेंट को अटेंड कर लिया था, प्राप्त कर लिया था 14-15 अगस्त की मिडनाइट को 1947 में। इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल इंडिपेंडेंस, आगे देखना बच्चों, उस टाइम पर अगर अपन बात करें बच्चों तो हमारे पीएम कौन थे, तो याद रखना है बच्चों, जब हम 1947 में आज़ाद हुए, क्योंकि इंडिया में पहली बार इलेक्शन कंडक्ट होते हैं बच्चों 1952 में। कब होते हैं, 1952 में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। तो 1947 से लेकर के 1952 तक पीएम के पद पर कौन रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, और बाद में जब इलेक्शन होते हैं तो भी पीएम के तौर पर यही रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। चलिए, जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, याद रखना है बच्चों, जो आज़ाद भारत था, इस आज़ाद भारत के पहले पीएम बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पर हमने इमेज लगा दिया, आप देख सकते हैं। एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट नाइट, और उस रात इन्होंने क्या किया बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक अपन कह सकते हैं बहुत बढ़िया स्पीच दी, और इनकी स्पीच को बच्चों ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। याद रखना है आपको। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो स्पीच थी बच्चों, उस स्पीच को किस नाम से जाना जाता है, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। किस नाम से जानते हैं, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। आप इमेज एक बार देख सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। देन अब आगे चलते हैं, तो क्या क्या याद रखना है भाई इस पूरे टॉपिक में। एक तो 14-15 अगस्त 1947 मिडनाइट, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट पीएम फ्री इंडिया। देन उसके बाद में ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, इनकी स्पीच को बोला गया है, ठीक है, कंप्लीट। अब समझ पा रहे हो ना कि भाई जो अपन ने हाईलाइट किए हैं, मतलब अलग कलर से जो अपन ने लिखा है, ठीक है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है, एक शब्द समझते ही आपको पूरा पॉइंट याद हो जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे क्या किया है कि अगर आपके बुक में, मतलब अगर आपके टॉपिक में एक भी लीडर का नाम ऐसा आया जो नेशनल लीडर हैं, ठीक है, तो हम उन नेशनल लीडर्स के बारे में आपको कंप्लीट यहाँ पर बताने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में अगर अपन बात करें बच्चों, तो बेसिक डिटेल्स अगर अपन देखें तो इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1889। कब होता है, 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। और अगर अपन बात करें बर्थ प्लेस की, कहाँ पर जन्म होता है इनका, तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जो पहले अपन कह सकते हैं इलाहाबाद हुआ करता था, आज का प्रयागराज है, वहां पे इनका जन्म होता है। तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है बच्चों 14 अगस्त 1889, 1889, ठीक है। तो ये याद रखना है कहाँ पे होता है, तो प्रयागराज में होता है। तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, बार बार बोल रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर, कब होता है बच्चों, 14 नवंबर। शायद मैंने अगस्त बोल दिया था, गलती से मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाती है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 नवंबर 14 नवंबर 1889 को किनका जन्म होता है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। इतना याद रखना है, कहाँ पर होता है, प्रयागराज में होता है, इतना याद रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों जो याद रखनी है आपको, इनकी फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या याद रखोगे आप, इनकी फेमस बुक जो है बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये नहीं भूलना है आपको, ये याद रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। अगर आगे बात करें बच्चों तो याद रखना है, अगर फैमिली में अगर अपन बात करें तो याद रखना है इनके पिताजी का नाम अगर अपन बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी था। इसके अलावा माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू जी था। पत्नी का नाम कमला नेहरू जी था, ठीक है। डॉटर संतान जो थी इनकी बच्चों, इनके बेटा नहीं था, इनके एक बच्ची थी, एक बेटी थी इनके, जिनका नाम था इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी जी भी आगे जाकर के क्या बनेंगे बच्चों, पीएम बनेंगे, ठीक है। अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पर नोट डाल के लिख भी दिया है कि उनका कोई बेटा नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ कब हो जाती है बच्चों, 27 मई 1964। कब हो जाती है बच्चों, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है। इतना आपको याद रखना है, तो समझ में आ गया। तो याद रखना है आपको बच्चों, मैंने आपको बताया जन्म कब हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, 14 नवंबर 1889। कब हुआ था, 14 नवंबर 1889 को
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है और 27 मई 1964 को इनकी डेथ हो जाती है, जब ये पीएम के पद पर ही थे, इतना याद आपको रखना है। चलिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपन कह सकते हैं हार्ड स्कूल से इन्होंने इंग्लैंड में जो है वहां से एजुकेशन ली, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा अपन कह सकते हैं ट्रिनिटी कॉलेज में ये पढ़े, कैम्ब्रिज में। इसके अलावा अपन कह सकते हैं बैरिस्टर फ्रॉम लर्नर टेम्पल, जो भी लंदन से बच्चों, ठीक है, तो बैरिस्टर भी रहे। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई काफी हाई क्वालिफिकेशन है बच्चों, इतना याद रखना है। पॉलिटिकल करियर की अगर अपन बात करें तो फ्री इंडिया के पहले पीएम बने हैं बच्चों। कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे, पीएम रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, तो 1947 से लेकर के 1964 तक ये इंडिया के पीएम रहे हैं, याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है बच्चों, कांग्रेस पार्टी है, उसके अपन कह सकते हैं प्रमुख लीडर रहे हैं, मेन लीडर रहे हैं बच्चों। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सक्रिय भागीदारी ली है इन्होंने, ठीक है। तो जो अपन कह सकते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे बच्चों, उनमें भी अपन कह सकते हैं काफ़ी सक्रिय रहे हैं। कई बार जेल गए हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कई बार जेल भी गए हैं। ब्रिटिश शासन जो था, अपन कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था उसके अगेंस्ट में, इतना याद रखना है, ठीक है। याद कैसे रखें भाई, तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया, याद रखने का आसान तरीका याद रखना है। 14 नवंबर 1889 को तो क्या होता है, जन्म होता है किनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। 14 नवंबर, बार बार बोल रहा हूँ, 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म होता है। प्रयागराज में इनका जन्म होता है। इनकी बुक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इतना आपको याद रखना है। इनके पिताजी का नाम अगर अपन बात करें मोतीलाल नेहरू जी है। इनकी माता जी का नाम अगर अपन बात करें स्वरूप सिंह अपन कह सकते हैं नेहरू जी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा अगर अपन देखें बच्चों तो हाँ, माता जी का नाम मैंने आपको बता दिया, स्वरूप रानी नेहरू जी, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें बच्चों तो याद रखना है पीएम कब बने थे ये, तो 1947 में ये पीएम बने हैं। 1947 में तो पीएम बन गए और 1964 में इनकी डेथ हो गई थी बच्चों। कंप्लीट है यहाँ तक बात, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई होगी बिल्कुल बच्चों, ठीक है। तो ये अपन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में देख लिया। अब चलते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर। टॉपिक अपना क्या था, टॉपिक अपना ये था चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन, ठीक है। नए नेशन के लिए कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सुनना ध्यान से, तो चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन स्टेट, अगर इसमें अपन देखें तो भाई फ्रीडम कैम विथ द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, कि भाई फ्रीडम ऐसे ही नहीं आई थी, आज़ादी ऐसे ही नहीं आती, आज़ादी अपने आप में विभाजन के साथ आई थी, पार्टीशन के साथ आई थी। इसके अलावा द ईयर 1947 वॉज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो 1947 का जो ईयर था बच्चों, तो 1947 का ईयर ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ बच्चों, बहुत ज़्यादा लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। उनको अपना घर छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके जाना पड़ा। सोचो आप, एक ऐसी घटना जिसमें अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली वालों को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। जब पार्टीशन हुआ था ना बच्चों, तो पार्टीशन के टाइम पर कुछ ही हार्स का टाइम मिला था, कुछ ही घंटे का टाइम मिला था कि आप अपने बैग पैक करके यहाँ से जा सकते हैं। धर्म के आधार पर जब ये सारी बातें हुई थी तो कितना नुकसान हुआ वो सोचो आप, ठीक है। और ये आपकी बुक का ही मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्क्रीनशॉट लेकर के। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट, ठीक है, लाल किले पर अपन कह सकते हैं यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखना है 15 अगस्त 1947 का ये इमेज है। कब का है ये, 15 अगस्त 1947 का। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि लाल किले पर सबसे पहले आज़ाद भारत में किस पीएम ने स्पीच दी थी, तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। चलिए, ये बात भी कंप्लीट हो गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे पीएम है बच्चों जिन्होंने सबसे पहले, आज़ाद भारत के ऐसे पीएम हैं जिन्होंने सबसे पहले अपन कह सकते हैं रेड फोर्ट पर स्पीच दी थी 15 अगस्त 1947 को पीएम के पद पर रहते हुए। चलिए, अब अगर अपन बात करें तो भाई न्यू नेशन में कौन कौन से चैलेंजेज हैं, तो सबसे पहला चैलेंज जो आता है बच्चों, सबसे पहला चैलेंज आता है सेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड, कि एक ऐसे नेशन को आकार देना है जो कि क्या है, यूनाइटेड है या यूनाइटेड था। तो अगर अपन कह सकते हैं कि भाई अपने को देश को यूनाइटेड भी करना है, अगर यूनाइटेड करना है तो उसको सेप देना पड़ेगा, उसको आकार देना पड़ेगा। तो पहला चैलेंज यही है, सेप द नेशन टू वाज यूनाइटेड, याद रखना है, ठीक है। चलो, द फर्स्ट एंड द इमीडिएट चैलेंज was to shape a nation that was united। पहला जो चैलेंज था, इमीडिएट चैलेंज था जो बच्चों, वो क्या था, shape a nation that was united। नेशन को साइज देना है, नेशन को शेप देना है, इसको आकार देना है और इसको यूनाइटेड भी रखना है बच्चों, बिखरना नहीं चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए, ठीक है। Yet accommodative of the diversity existing in the society and
इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अपन कह सकते हैं बच्चों येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, इस समाज में जो डाइवर्सिटी बनी हुई है वो बिल्कुल बनी रहे, इसके अलावा जो पॉवर्टी है अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो जाए, ये भी करना है। मतलब गरीबी को भी हटाना है, बेरोजगारी को भी हटाना है, और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो ऐसे की ऐसे समाज में बनी रहे। ठीक है, डाइवर्सिटी इन द सेंस अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार के रिलीजन, अलग अलग प्रकार के कल्चर। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी, याद रखना है बच्चों, इंडिया जो है बच्चों अपन कह सकते हैं एक ऐसी भूमि है बच्चों जो क्या है कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। साइज तो कैसी है, कॉन्टिनेंटल साइज है, एंड डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, यहाँ के जो लोग हैं बच्चों अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के कल्चर को फॉलो करते हैं, अलग अलग प्रकार के रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये है डाइवर्सिटी। यही क्या है बच्चों, यही है डाइवर्सिटी। तो याद रखना है कि यहाँ के जो लोग हैं बच्चों, ये पहले तो याद रखना है इंडिया का साइज कैसा है, कॉन्टिनेंटल साइज है। ठीक है, ये याद रखना है। डाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार का कल्चर, अलग अलग प्रकार के रिलीजन। लैंग्वेज की बात करें तो हमारे संविधान में 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा रिलीजन की बात करें तो 6 मोटे मोटे तौर पर इंडिया में धर्म माने जाते हैं बच्चों। कल्चर की बात करें तो बहुत सारे कल्चर हैं। तो पहला चैलेंज याद रखना है, शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। पहला चैलेंज आपको ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए सेकंड चैलेंज आता है एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंज क्या आता है, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी के डेमोक्रेसी को कैसे स्थापित करेंगे भाई, जो भारत नया नया आजाद हुआ है उसमें डेमोक्रेसी को कैसे स्थापित करेंगे। द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सेकंड चैलेंज क्या है बच्चों, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, याद रखना है बच्चों, भारत ने कौन सी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, तो भारत ने याद रखना है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब है कि इस प्रकार की डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जैसे गांव के सरपंच को कौन चुनेगा, हम, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हुआ, हमारी बात को सरकार तक लेके जाएगा। एमएलए को कौन चुनता है, हम। एमपी को कौन चुनता है, हम। समझ पा रहे हो। तो अपन कह सकते हैं इंडिया में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको अडॉप्ट किया गया बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया। किसको अडॉप्ट किया गया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है, इतना याद रखना है। पार्लियामेंट है अपने यहाँ पर बच्चों, ठीक है, वहीं पर सरकारें बन रही हैं, वहीं से सरकारें चल रही हैं, डिबेट वहीं पे हो रही है, कानून वहीं पर बन रहे हैं लेजिस्लेचर में। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। इन नोट्सों में जो एक एक लाइन लिखी हुई है उस लाइन को या तो बुक में हाईलाइट कर लो, या इनको पढ़ सको तो इनको पढ़ लो बहुत अच्छे से। इनको पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएंगी, मैंने हाईलाइट कर दी हैं। ठीक है, या इन चीज़ों को आप अपनी बुक में हाईलाइट कर लें, आपकी बुक से ही एक एक लाइन उठाई है, किसी के नोट्स नहीं है, मैंने खुद ने बिल्कुल टाइम लगा करके पढ़ पढ़ के सारी चीज़ें बनाई हैं। और इसके अलावा आपको एक भी पॉइंट जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सारे पॉइंट जोड़ दिए जो इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो सेकंड चैलेंज क्या हो गया, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। फर्स्ट चैलेंज क्या था, शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों इसी में सेकंड चैलेंज में थोड़ा और आगे देखो, क्योंकि मैंने डिटेल में लिखी है सारी चीज़ें तो उस वजह से देखो। सेकंड चैलेंज की बात करें बच्चों तो अपन ने क्या कहा था, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो याद रखना है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बहुत जरूरी है, बट नॉट सफिशिएंट। लेकिन केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का होना ही सफिशिएंट काम नहीं है। मतलब लोकतांत्रिक संविधान का होना बहुत जरूरी बात है, बहुत आवश्यक बात है, नेसेसरी है, लेकिन केवल लोकतांत्रिक संविधान का होना ही काफी नहीं है, उसको फॉलो भी तो कराओ भाई। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए केवल लोकतांत्रिक संविधान का होना आवश्यक तो है। मतलब लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का होना आवश्यक तो है, नेसेसरी तो है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इतना ही काफी नहीं है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा भाई, इसको लागू करना पड़ेगा, इसको फॉलो करवाना पड़ेगा लोगों से। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्य चैलेंज ये है कि डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस करानी पड़ेगी भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेटिक रूल्स दिए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं, नियम हैं, उनकी प्रैक्टिस भी तो करानी पड़ेगी। जो लॉज बनाए जाएंगे आने वाले टाइम में, जो फंडामेंटल राइट हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इनकी प्रैक्टिस भी तो करानी पड़ेगी, जनता को बताना तो पड़ेगा। तो ये है मेन चैलेंज। तो याद रखना है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए केवल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी नहीं है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के होने के साथ साथ में अपन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नियम जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज जो हैं, उनको प्रैक्टिस भी कराना है। कंप्लीट है ये बात। प्रैक्टिस कैसे कराएंगे, जैसे कि भाई हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि आप क्लास 11th में पढ़ के आए हो।
तो उन फंडामेंटल ड्यूटीज को भाई फॉलो करो, ध्यान रखो उनका। तो सेकंड चैलेंज हो गया एस्टेब्लिश टू डेमोक्रेसी। पहला क्या था, पहला याद करो, सेप आ नेशन, ठीक है, दैट वाज यूनाइटेड, कि भाई एक ऐसे राष्ट्र को आकार देना है जो कि पहले यूनाइटेड है या इसको यूनाइटेड रखा था या रखने वाले हैं अपन। कुल मिलाकर के सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो भारत क्या है, यूनाइटेड पहले भी था, आगे भी अपने को आज़ादी के बाद में इसको यूनाइटेड रखना ही रखना है। मतलब अपन कह सकते हैं एक करके रखना है, अलग अलग नहीं होने देना है, भारत को हमेशा एक करके रखना है, इतना याद रखना है, ठीक है। सेकंड चैलेंज क्या था, एस्टेब्लिश टू डेमोक्रेसी। थर्ड चैलेंज आता है आपका इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। विकास को सत्यापित करो, इंश्योर करो, ठीक है, डेवलपमेंट को इंश्योर करो एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। तीसरा चैलेंज ये है कि पूरे समाज की भलाई करो, पूरे समाज को अपन कह सकते हैं आगे लेकर के जाओ, उनका विकास करो। तीसरा चैलेंज ये है, क्या आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बना पाएगी जो समाज का या पूरे समाज का मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन का, डिसएडवांटेज का भी, ठीक है, इसके अलावा एडवांटेज का भी, मतलब अपन कह सकते हैं जो रिच सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसके साथ साथ में अमीर सोसाइटी का भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जनरल ओबीसी का हो रहा है तो एससी एसटी का भी होना चाहिए डेवलपमेंट। तो ये सारी बातें, ठीक है। तो थर्ड चैलेंज है इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। सुनना ध्यान से, द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। कि भाई अगर अपन बात करें, तीसरा चैलेंज ये कहता है कि पूरे समाज का विकास होना चाहिए, कुछ ही सेक्शंस का विकास ना हो, ऐसा ना हो कि कुछ ही समाज के सेक्शंस या कुछ ही समाज के वर्गों का विकास हो रहा है बाकी का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे समाज का, ठीक है। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन। भाई संविधान में इक्वलिटी के बारे में बात की गई है, आप तो 11th क्लास में पढ़ करके आए हो अच्छे से, राइट टू इक्वलिटी। तो संविधान में इक्वलिटी की बात की गई है एंड स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है बच्चों, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, कुल मिला के जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए संविधान ने क्या दिया है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। आप 11th में पढ़ करके आए हो। तो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड रिलीजियस एंड कल्चरल कम्युनिटीज, अपन कह सकते हैं बच्चों संविधान ने एक तो इक्वलिटी की बात की है, ठीक है, इसके अलावा जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं उनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की बात की है बच्चों, ठीक है। डिसएडवांटेज ग्रुप जाति के आधार पर, वर्ग सेक्शंस के आधार पर, ठीक है, इसके अलावा जो अपन कह सकते हैं माइनॉरिटी में है, रिलीजन के आधार पर, इन सबको संविधान ने क्या दिया है, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया है। तो याद रखना है आपको कि भाई तीसरा चैलेंज जो बात करता है, तीसरा चैलेंज बात करता है बच्चों कि इंटायर सोसाइटी का वेलबिंग होना चाहिए, इंटायर सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि समाज में केवल कुछ सेक्शंस ही डेवलप करें, बाकी सेक्शंस डेवलप ना करें, पूरे समाज का विकास होना चाहिए। तीसरा चैलेंज ये कहता है। अगला देखो बच्चों ध्यान से, अगला बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डीपीएसपी। बच्चों आपको पता है आपके संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, याद रखना है बच्चों, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 के आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार समाज की पूरी सोसाइटी का वेलबिंग करे, सरकार समाज की पूरी सोसाइटी का भला करे, ठीक है, उनके लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो संविधान में डीपीएसपी को भी डाला गया है। इनका काम क्या है, वेलफेयर गोल्स, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सोसाइटी का वेलफेयर करना इनका उद्देश्य है। दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट बी अचीव, और बच्चों जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है इनको प्राप्त करना, किसको, डीपीएसपी के द्वारा वेलफेयर गोल्स को प्राप्त करना। अपन कह सकते हैं कि भाई एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाले समाज में या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली कंट्री में बहुत ज़्यादा जरूरी है सोसाइटी का वेलबिंग करना, वेलफेयर करना है, और ये सब किसकी जिम्मेदारी होगी, डीपीएसपी के तहत ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। नोट डाल के एक पॉइंट लिखा है, देखना ध्यान से, द रियल चैलेंज। 3 चैलेंज तो ये हो गए, अब नोट डाल के सारी चीजें आपके बुक में से उठाई है मैंने, ठीक है। अब 3 चैलेंज तो आपको ये लिख देने हैं एग्जाम में ऐसे की ऐसे, ये नोट्स आपको बताएंगे कंप्लीटली लिखना कैसे है, हर टॉपिक में आप इतना तो लिखोगे ही सही। तो नोट डाल के अपने को लिखना है, द रियल चैलेंज नाउ वॉच टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मुख्य चैलेंज ये है, देश आजाद हो गया, अब मुख्य चैलेंज ये है कि इफेक्टिव पॉलिसी कैसे बनाएंगे और कौन सी इफेक्टिव पॉलिसी बनाएंगे जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, सब लोगों का आर्थिक विकास कर सके, ठीक है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी को खत्म कर सके, गरीबी को हटा सके। तो मुख्य चैलेंज नोट डाल के अपन ने नीचे लिखा है कि भाई ये 3 तो अपन ने पढ़े, इन 3 के अलावा मुख्य चैलेंज ये है कि सरकार अब ऐसी कौन सी पॉलिसी लेकर के आएगी
जो कि आर्थिक विकास कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके और गरीबी को हटा सके। तो अपन ने बच्चों बेसिकली 4 चैलेंज देखे हैं, पर अपने को मेन हेडिंग में 3 चैलेंज लिखने हैं, नोट डाल के नीचे लास्ट लिखना कंक्लूजन वाला चैलेंज। पहला चैलेंज सेव टू द नेशन, ठीक है, जो कि पहले यूनाइटेड था और आगे भी इसको यूनाइटेड ही रखना है, ठीक है। दूसरा चैलेंज याद रखना है एस्टेब्लिश ऑफ डेमोक्रेसी। तीसरा चैलेंज याद रखना है आपको कि एक तो डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, पर पूरे सोसाइटी के वेलबिंग के डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, ठीक है। वेलबिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, पर एंटायर सोसाइटी का करना है, याद रखना है। तो इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबिंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। और कंक्लूजन वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि सरकार अब कौन सी इफेक्टिव पॉलिसी और कैसे बनाएगी जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और इसके साथ साथ में बच्चों क्या होना चाहिए, गरीबी कैसे खत्म होगी, ऐसी कौन सी पॉलिसी सरकार लेकर के आएगी और सरकार कैसे बनाएगी इन पॉलिसीज को कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जिसकी वजह से और गरीबी भी खत्म हो। तो ये है मुख्य चैलेंज कि भाई ऐसी पॉलिसी बनाओ जो आर्थिक विकास कर सके, लोगों के पास पैसा तो पहुंचे, पर कैपिटल इनकम तो बढ़े उनकी, ठीक है। इसके अलावा जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कैसे खत्म करें, गरीबी को कैसे दूर करोगे, बेरोजगारी को कैसे दूर करोगे, ये है मुख्य चैलेंज। तो ये पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है, चैलेंजेस फॉर अ न्यू नेशन, कि जब एक नया राष्ट्र बनाया जा रहा है तो उसके लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो ये 3 चैलेंजेस हैं, लास्ट वाला कंक्लूजन में अपने लिखा है जो कि आपको बुक में देखने को मिलेगा। कंप्लीट है बच्चों, ये सारा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे नोट्स हैं आपके बुक में से हैं, आप उनको वहां पे हाईलाइट कर सकते हो, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो आप इजीली इनको देख सकते हो बच्चों, ठीक है। शानदार से नोट्स बनवाए गए हैं आपके लिए, ओके। तो आप इनको एक बार हाईलाइट कर लेना अच्छे से, और हाईलाइट करके इनको आप पढ़ लेना। पहला टॉपिक कंप्लीट बच्चों। सेकंड टॉपिक, चलिए अब देखो बच्चों, अगर अपन बात करें, 1 मिनट, ये कंप्लीट हो गया, चलिए अब अगर अपन बात करें बच्चों, तो अपन इस वाले चैप्टर में एक मुस्लिम लीग पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, मुस्लिम लीग पार्टी के बारे में पढ़ेंगे अपन इसमें। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के लीडर हैं, उसी प्रकार भाई मुस्लिम लीग का लीडर कौन है, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है मुस्लिम लीग का लीडर, मोहम्मद अली जिन्ना, अपन कह सकते हैं मुस्लिम लीग का लीडर था। इस व्यक्ति की वजह से पार्टीशन हुआ था, आप ऐसा कह सकते हो मोटे मोटे तौर पर, ठीक है। भाई ये व्यक्ति मान ही नहीं रहा था, इसको कई लोगों ने समझाया कि भाई पाकिस्तान अलग बना के क्या करेगा, क्यों बना रहा है अलग, लेकिन इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, धर्म के आधार पर, भाई मुस्लिम लीग का लीडर है, मुस्लिम लीग क्या एक पार्टी थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी, तो इसने कहा कि नहीं भाई, हमको तो मुसलमानों के लिए अलग से देश चाहिए जिसका नाम होगा पाकिस्तान। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, एग्जाम वगैरह में आ जाए, शायद बोल रहा हूँ, ठीक है। देख लो, थोड़ा सा मुश्किल है वैसे तो। देखो बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। फुल नाम क्या था, मोहम्मद अली जिन्ना। पैदा कब हुआ था भाई, तो याद रखना ये भाई पैदा अपन कह सकते हैं, पैदा कब हुआ था, तो याद रखना ये पैदा हुआ था 25 दिसंबर 1876। तो याद रखना है 25 दिसंबर 1876 को ये पैदा हुआ था। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये मत सोचना मैं इसको भाई नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे सोच लो एक तो कि मैंने बोल दिया कि पैदा हुआ था, तो भाई इसके लिए नहीं बोला है, वो तो वैसे बोलने की आदत है, उस वजह से इसको भाई नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है। बर्थ प्लेस की अगर अपन बात करें तो याद रखना कहाँ पैदा हुआ था, कराची में पैदा हुआ था। कब मर गया था, 11 सितंबर 1948 को मर गया था। कब मर गया था, 11 सितंबर 1948 को मर गया था। इसको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। टाइटल दिया गया है क्वेट आज़म, मुझे पता नहीं है इसका मतलब क्या होता है, बस ऐसे लिख लो, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। जानना क्या है, जानना बस इतना सा है, पॉलिटिकल करियर जान लो बस थोड़ा सा। तो आप पहले इस भाई साहब ने क्या किया, पहले इस इंसान ने क्या किया, भाई साहब भी नहीं कहूँगा इसके लिए, गलत बात। पहले इस भाई भी नहीं कहना है इसके लिए, पहले इसने क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। क्या किया इसने, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। देन बाद में जाकर के अपन कह सकते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। बाद में जाकर के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, ठीक है। शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सपोर्टर में था ये, बाद में अपन कह सकते हैं सेपरेट नेशन पाकिस्तान की मांग करने लगा। काय से अपन मतलब इसको सम्मान दें, बताओ काय का सम्मान चाहिए इसको भैया। हाँ, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई इसके बारे में थोड़ी बहुत जान लो। याद क्या रखना है आपको कि भाई जो मुस्लिम लीग है उसका लीडर था भाई, ठीक है, उसका लीडर था। इसके अलावा याद रखना है, पूरा नाम याद रखना है इसका, जन्म कब हुआ याद रख लो, हो जाए तो वैसे भी क्या करोगे याद रख के, जन्म वगैरह तो छोड़ देना। नाम याद रख लो, मुस्लिम लीग का क्या था, ये हेड था, अपन ऐसा कह सकते हैं मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसका लीडर था, ठीक है, लीडर बोल देना। मेजर रोल इन हिस्ट्री, अच्छा, लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, बस यही चीज़ याद रखनी है, अपनी बुक में यही है, ठीक है। स्ट्रांगली डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम
सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी। याद रखना है कि भाई इसने बहुत बड़े लेवल पर बात करी कि भाई पाकिस्तान तो बनाया जाना चाहिए। इसने क्या बात करी कि पाकिस्तान तो बनाया जाना चाहिए, इसने ये बात करी। टू नेशन थ्योरी को ये सपोर्ट करता था। अब टू नेशन थ्योरी क्या थी, तो भाई याद रखना टू नेशन थ्योरी का सिंपल सा मतलब है, भाई टू नेशन थ्योरी कहती है कि धर्म के आधार पर जो मुसलमान हैं उनके लिए अलग देश बनेगा और बाकी के जो हैं हिंदू लोग उनके लिए अलग देश रहेगा। अच्छा, हिंदुओं के साथ जैन भी हैं, इनके लिए भी यही देश है, ठीक है, इतना याद रखना है। बौद्ध भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भाई बहन भी हैं। तो अपन कैसा कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान बना मुसलमानों के लिए, बाकी सबके लिए हिंदुस्तान बन गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ सिख भाई बहन अपने पाकिस्तान नहीं रह रहे हैं या कुछ इंडिया में नहीं रह रहे हैं, सब जगह रह रहे हैं। चॉइस आपकी थी जब पार्टीशन हुआ था कि आप किधर जाना चाहते हो। आप चाहो तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, आप चाहो तो इंडिया ज्वाइन कर लो, चॉइस आपकी है। क्योंकि कुछ हिंदू ऐसे भी थे जो पाकिस्तान गए, बहुत सारे मुस्लिम भाई बहन ऐसे भी हैं जो यहाँ पे रहते हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई अगर अपन बात करें तो सब प्रकार के धर्मों में, 6 प्रकार के धर्म है बच्चों अपने यहाँ पे, तो 6 प्रकार के धर्मों में जितने भी भाई बहन हैं अपन ऐसा कह सकते हैं कुछ इंडिया में रहे और कुछ भाई साहब का निकल गए पाकिस्तान में निकल गए। चॉइस आपकी थी, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो कंप्लीट है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, क्या याद रखना है, पूरा नाम याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग पार्टी का क्या था, अपन कह सकते हैं लीडर था, इतना याद रखना है। ये बात याद रखना भाई साहब इसने थोड़ी सी गद्दारी कर दी। बात स्टार्टिंग में इसने क्या किया, इनिशियली ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन बाद में भाई साहब ने क्या कर दिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी। और इस पार्टी के द्वारा इसने किसकी बात करी, मुसलमानों के लिए अलग से देश बनाने की बात करी। चलिए अगला नया टॉपिक आता है बच्चों अपना, पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अगला नया टॉपिक आता है अपना पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अब पहले तो आपको इस टॉपिक में क्या याद रखना है, मैं आपको यहाँ पर बताता भी चलूंगा कि लिखना कैसे है। तो पहले तो आपको इस टॉपिक में इतनी सारी चीजें लिखनी है जो कि आपकी बुक में भी लिखी हुई हैं, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वो चीज हैं जो एग्जामिनर के बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करेंगी। ये कौन सी चीज है जो एग्जामिनर के बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करेंगे, इतना याद रखना है। तो पार्टीशन की अगर अपन बात करें तो पार्टीशन डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑन 14-15 अगस्त 1947 नॉट वन बट टू नेशन स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। पार्टीशन के साथ ही अपन कह सकते हैं बच्चों दो देश अस्तित्व में आए 14-15 अगस्त की नाइट को। एक का नाम इंडिया रखा गया तो एक का नाम पाकिस्तान रखा गया, ठीक है। दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, और ये बच्चों अपन कह सकते हैं किसका रिजल्ट था, पार्टीशन का रिजल्ट था। द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और अपन कह सकते हैं बच्चों जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में टूट गया था, इंडिया बना एक और एक बना पाकिस्तान। ब्रिटिश इंडिया मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था इंडिया में तो उस भारत को बोला गया है, उस इंडिया को बोला गया है ब्रिटिश इंडिया। जब तक इनका रूल था तब तक तो एक ही था भारत, बाद में जाकर के अपन कैसे कह सकते हैं कि इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया, ठीक है। तो ये सारी बात है। अकॉर्डिंग टू द टू नेशन थ्योरी एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग, ठीक है, इंडिया कंसिस्टेड ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, हिंदू एंड मुस्लिम्स। देखो टू नेशन थ्योरी के हिसाब से जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई धर्म के आधार पर देश बन गए। हिंदुस्तान में अधिकतर लोग हिंदू रह गए, पाकिस्तान में अधिकतर लोग मुस्लिम रह गए, या मुस्लिम लोग यहाँ अधिकतर कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। अगला देखना ध्यान से, द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी। लेकिन बच्चों कांग्रेस ने जो टू नेशन थ्योरी है, कांग्रेस ने जो टू नेशन थ्योरी है, इस टू नेशन थ्योरी को कांग्रेस ने अपोज किया। कांग्रेस ने कहा कि भाई दो देश मत बनाओ, एक ही देश ठीक है। लेकिन भाई वो अभी पढ़ा था ना जो शख्स अपन ने ऊपर, मोहम्मद अली जिन्ना, मान नहीं रहा भाई। वो ये कह रहा कि ना दो देश तो बनेंगे, पाकिस्तान तो बनेगा भाई, ऐसा कह रहा था वो। तो वो नहीं मान रहा भाई, तो वो नहीं मान रहा भाई साहब। अंग्रेजों का भी अपन कह सकते हैं हाथ रहा, कुछ राजनीतिक बदलाव हुए उसकी वजह से भाई साहब दो देश हो गए। चलो खैर, द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी, कांग्रेस ने तो अपन कह सकते हैं इस थ्योरी को अपोज किया था। एंड द डिमांडेड फॉर पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी कांग्रेस ने उसको भी अपोज किया कि भाई पाकिस्तान की डिमांड क्यों कर रहे हो, रह तो रहे अपन देश में एक में, लेकिन ना मानेंगे क्या। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन 1940s, लेकिन होता क्या है 1940 में कुछ राजनीतिक बदलाव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन भी चल रहा था। एंड द ब्रिटिश रोल लीड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं बच्चों ब्रिटिश रोल मतलब अपन कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं भाग था, कहीं ना कहीं इसका भी अपन कह सकते हैं कि ऐसा ही माइंडसेट था कि भाई इनके लिए बांट करके चले जाओ,
एक इंडिया को दो भागों में बांट के चल जाओ। मुस्लिम मतलब अपन कह सकते हैं ब्रिटिश लोग भी यही चाहते थे, अंग्रेज तो चाहिए ही रहे थे कि बट जाएं, जितना जल्दी बटे उतना अच्छा है, अंग्रेजों को तो मानना ही ये था। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो सपोर्ट किया किस चीज़ का, कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया जाए। तो 1940 में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में कंपटीशन चला। इसके अलावा ब्रिटिश रोल भी था कुछ, उस वजह से अपन कह सकते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान बन गया। तो ये सारी चीज़ें बेसिक नॉलेज हैं, याद रखनी है, इनके बिना टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में यही लिखनी है एग्जाम में तुरंत, ठीक है। तो ये वाली बात कंप्लीट हो गई पूरी। टू नेशन थ्योरी मैंने आपको बता दी क्या थी, ठीक है। चलिए, तो टू नेशन थ्योरी याद रखनी है, दो देश बनाए गए भाई साहब धर्म के आधार पर। अब प्रोसेस क्या है पार्टीशन की, भाई हमने पार्टीशन के बारे में जाना, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी अपन जानेंगे आगे, रिहेबिलेशन के बारे में भी जानेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखेंगे। प्रोसेस क्या है पार्टीशन की, विभाजन हो गया, पर विभाजन हुआ कैसे, कितना दुख दर्द लोगों ने झेला, कितनी परेशानियां देखनी पड़ी, तो सुनना। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन की अगर अपन बात करें, इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत जो है बच्चों दो भागों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान में। अगर अपन एग्जैक्ट कहें तो जो ब्रिटिश इंडिया था बच्चों, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया अपन कह सकते हैं 1947 को आज़ाद हुआ, और आज़ादी के साथ ही पार्टीशन आया, कुल मिला के विभाजन आया। तो 14 अगस्त पाकिस्तान अपना क्या मनाता है, इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करता है, और 15 अगस्त को अपन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात याद रखनी है। 1 मिनट कॉल आ रहा है, बस 1 मिनट। चलिए, तो वैसे रिकॉर्डेड क्लास है, पर फिर भी मैं कट नहीं करूँगा, माइक भी गिर गया। हाँ, तो रिकॉर्डेड क्लास है वैसे, पर मैं कट नहीं करने वाला हूँ, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। चलिए, तो देखो, अब बात करते हैं कि भाई प्रोसेस ऑफ पार्टीशन क्या था। पार्टीशन हो गया था, विभाजन हो गया था, मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं देश दो भागों में बट गया। जब देश दो भागों में बट गया तो इंडिया बन गया, और एक क्या बन गया बच्चों, पाकिस्तान बन गया। अब पार्टीशन के टाइम पर लोगों को कितना मजबूरी का सामना करना पड़ा, कितना दुख का सामना करना पड़ा, वो सारी बातें अपन देखने वाले हैं, हुआ कैसे था। तो इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान। सच अ डिवीजन वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल, कि भाई भारत दो भागों में बट गया, इंडिया और पाकिस्तान में, और ये जो डिवीजन था केवल बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं था, दर्द भरा तो था ही सही, इसके अलावा व्हाट आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंटेड। इसके अलावा ये बोला गया है कि अब इस पार्टीशन को डिसाइड करना कि कौन कहाँ रहेगा और इसको लागू करना बहुत ज़्यादा कठिन काम हो गया था, कि अब कैसे डिसाइड करें कि कौन कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, कैसे डिसाइड होगा, ये बहुत कठिन बात हो गई भाई साहब। अब आगे देखना, इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी। अब भाई साहब ये बात तय की गई कि धार्मिक मेजोरिटी के आधार पर सारा मुद्दा तय होगा। जो मुस्लिम है वो कहाँ निकल लो भाई साहब, पाकिस्तान निकल लो, जो हिंदू है वो कहाँ रहेंगे भाई, इंडिया में रहेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी मुस्लिम, हम जबरदस्ती नहीं भगा रहे किसी को, तो तुम जाओ सही पाकिस्तान भाग जाओ, चॉइस है तुम्हारी, इंडिया में रहना चाहो तो रहिए भाई, लेकिन अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो जाइए, स्वागत है आपका पाकिस्तान में, अपने आप नहीं। हाँ, जो अपने यहाँ पे रहेंगे उनका अपन स्वागत कर ही रहे हैं, मिल के रह ही रहे हैं इतने सालों से, 1947 से लेकर 2026 आ गया, मिल के रह ही रहे हैं, तो अपने यहाँ पे जो है उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो हिंदुस्तानी मुस्लिम है। दिस वॉज बेसिकली मीन्स दैट, इसका मुख्य मतलब ये था कि दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। इसका सिंपल सा मतलब ये था कि ऐसे एरिया जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है उसको पाकिस्तान बना देंगे, और ऐसे एरिया मुस्लिमों के अलावा जो बाकी बच्चे हैं वो सब इंडिया में आ गए, क्रिश्चियन, ठीक है, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख। अब इनकी भी चॉइस है, इनको भी बोला था कि भाई वैसे तो हम आपको मान के चल रहे हैं कि आप इंडिया का हिस्सा हो, पर अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, अगर आप नहीं जाना चाहते हो, जैसे आज अगर अपन बात करें, कुछ सिख ऐसे हैं, सिख धर्म से बिलोंग करने वाले जो पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में आपने सुना होगा, ठीक है, तो कराची में ही पंजाबी रहते हैं कुछ, और कुछ सिख भाई बहन ऐसे हैं जो इंडिया में भी रहते हैं। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई, लेकिन अपन कह सकते हैं मुसलमानों के अलावा अधिकतर धर्मों के लोग कहाँ रह गए बच्चों, इंडिया में रह गए। तो जो मुस्लिम धर्म को फॉलो करते थे अधिकतर लोगों ने, तो मुसलमानों के लिए अलग से देश बन गया पाकिस्तान, बाकी के लिए कौन सा रहा बच्चों, इंडिया देश रहा। तो अपन कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में एक तो ये याद रखना है। अब फर्स्ट वाला पॉइंट अगर अपन बात करें, सब पॉइंट, द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, कि भाई ये विचार बहुत आसान लगता है, पार्टीशन हो गया, धर्म के आधार पर देश बन गया, लोग बेघर हो गए, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, मुस्लिम अलग, हिंदू अलग, सिख अलग। तो अगर अपन देखें द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, ये आसान लगता है, बट द प्रेजेंटेड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, लेकिन अपन कह सकते हैं कि भाई सच में इनको लागू करने में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
जैसे कि देखना, देयर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया। दिक्कत ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में एक भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम मेजोरिटी में हो। जैसे कि देखो, पाकिस्तान दो बनाए हमने, पाकिस्तान की टेरिटरीज दो बनाई, एक जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान था, ठीक है, और एक पाकिस्तान जो अभी है वो पाकिस्तान हमने बनाया था, दो दो पाकिस्तान बनाए गए। लेकिन दिक्कत ये थी कि पंजाब और इसके साथ, पंजाब के अलावा हम कह सकते हैं बंगाल, पंजाब और बंगाल, ये दो ऐसे एरिया थे जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आई थी। 80 लाख लोग बेघर हो गए थे, 10 लाख लोग मर गए थे पार्टीशन के टाइम पर। तो पंजाब और बंगाल में बहुत सारी समस्याएं देखी गई भाई साहब। तो एक भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पर केवल मुस्लिम मेजोरिटी में हो। इनके साथ में अपन कह सकते हैं और भी धर्म के लोग वहां पर रहते थे। देयर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। यहाँ पे दो एरिया ऐसे देखे गए इंडिया में जहां पे मुस्लिम थोड़ी मेजोरिटी में थे लेकिन बाकी धर्मों के लोग भी रहते थे। एक देखा गया वेस्ट में, जिसको आज आप क्या बोलते हो, बांग्लादेश बोलते हो, नहीं, जिसको आज आप रियल पाकिस्तान बोलते हो, ये वो वाला है, वेस्ट वाला, ठीक है। और एक बोला गया बच्चों ईस्ट, जिसको आज अपन बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन ने आजाद कराया था 1971 की लड़ाई में। 90,000 सैनिकों को हम मतलब बिल्कुल लाहौर तक भगा के आए थे, समझ पा रहे हो, 90,000 सैनिकों को घुटनों पर ला दिया था हमने, युद्ध ऐसा लड़ा था। हमारी सेना के आगे 90,000 बैठ गए थे कि भाई साहब अब छोड़ दो बस, ये होता है युद्ध। तो हमने भाई साहब आज़ाद कराया, किसको आज़ाद कराया, हमने आज़ाद कराया बांग्लादेश को, ठीक है। बांग्लादेश क्या था पहले, ईस्ट पाकिस्तान था। बांग्लादेश क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन वेस्ट, तुम सोचो भाई साहब कितना मूर्ख है ये देश, पाकिस्तान को पाकिस्तान पसंद नहीं आ रहा है, दो पाकिस्तान दिए हमने इनको, पैसे भी दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दी, शहर भी दिए, इसके साथ साथ में दो पाकिस्तान दे दिए, एक वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, ठीक है, और एक ईस्ट पाकिस्तान हमने इनको दिया। लेकिन भाई साहब वेस्ट वालों को ईस्ट वाले लोग पसंद ही नहीं आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उस टाइम पर भाई साहब पीएम थी इंदिरा गांधी जी, बिल्कुल लेडी का दिमाग खराब था ही, तुम्हें बताइए दिमाग खराब कैसे था, डिसीजन तुरंत फटाफट एक बार में डिसीजन। अब दिमाग खराब था का मतलब नेगेटिव नहीं लेना है, वरना सोच देखो कपिल सर ने क्या बोल दिया, ऐसे नहीं सोचना है। दिमाग मतलब ये कि भाई डिसीजन तुरंत लेती थी लेडी, एक अपन कह सकते हैं पावरफुल पीएम की पहचान। जैसे कभी कभी कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, कुछ अपन कह सकते हैं पैट्रियार्की सोसाइटी के पितृसत्तात्मक समाज के कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं को डिसीजन लेना नहीं आता, इंदिरा गांधी से मिलवाना एक बार। अब तो खैर वो है नहीं, उस वजह से उस टाइम पर मिलते आप एक बार, डिसीजन पुरुष उतना डिसीजन नहीं ले पाते थे भाई साहब जितना जल्दी वो डिसीजन ले लेती थी। तो इंदिरा गांधी जो उस टाइम पर पीएम थी, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने उनको बोला कि देख लो अब परेशान कर रहे हैं, तो इधर से आर्मी भेजी गई, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया और आज बांग्लादेश आज़ाद है। लेकिन बांग्लादेश ही मूर्ख है, आज बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा है। भाई तुम बताओ, जिसने आज़ाद कराया, जिसकी वजह से दाना पानी तुम्हारा चल रहा है, तुम उसको ही आंख दिखा रहे हो यार। अरे हमारे साथ तो मिल के रहो, हमने तुमको आज़ाद कराया, हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे लिए खाना दिया, पानी दिया, घर दिया, जगह दी, और तुम हमसे आंखें दिखा रहे हो। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। लेकिन आने वाली परिस्थितियां शायद ठीक हो जाएं, अपन ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन हाँ, बात तो है कहीं ना कहीं तो मतलब मामला गड़बड़ लगा मुझे उसका। ये पर्सनल इंडिविजुअल व्यू है मेरे, सुनना ध्यान से। देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट कुड बी ज्वाइंट। एक भी ऐसा रास्ता नहीं था कि वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से जोड़ दिया जाए। अब कैसे जोड़ेंगे, तो मैं आपको कुछ एक इमेज दिखाता हूँ। चलो अगर अपन बात करें तो मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, अभी वैसे पढ़ लेते हैं। वेस्ट पाकिस्तान का अगर मतलब मैं सिंपल सा लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप ऐसा मान करके चलें, एक बार देखो, चलो मैं याद दिखा देता हूँ आपको। देखो मैं आपको एक बार मैप दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भाई पाकिस्तान कहाँ पर है, और इसके अलावा एक और पाकिस्तान कौन सा था। क्या हो गया, INDIAN, देखना ध्यान से, देखो कोई भी ले लेते हैं अपन, चलो ये ले लेते हैं। छोटे में दिखा देता हूँ मैं आपको, सिंपल सी बात, देखो शायद दिख गया होगा ठीक ठाक से आपको। ये है पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तान। एक मिनट और दो मुझे, देखो ये है पाकिस्तान, दिख रहा होगा वैसे आपको। अब एक पाकिस्तान ये वाला बना, ये वाला कौन सा पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, ये है वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। एक जो ये बांग्लादेश आपको मैप में देखने को मिलेगा, ये कौन सा था, ईस्ट पाकिस्तान, ये कौन सा था, ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है।
अब भाई साहब बताओ कौन सा रास्ता आके इन दोनों को ज्वाइन कर दूं मैं? तुम क्या चाहते हो, क्या यहाँ से बना दे रही सरकार के भाई साहब एक रोड बना दिया जाएगा यहाँ से, ताकि ये इधर भी बॉम्ब डालें, इधर भी बॉम्ब डालें, इधर भी बॉम्ब डालें, उधर भी बॉम्ब डालें, फिर भारत ऐसे बढ़ जाता, एक भारत इधर, एक भारत इधर, एक पाकिस्तान इधर, एक पाकिस्तान इधर, मामले गड़बड़ हो जाता है। तो हमने बोला कि देखो ज़्यादा चींचा मत करो, टाइम मिले तो ऐसे किया करो, इधर होकर चल जाओ, घूम लो, आराम से घूमते हुए जाओ, ऐसे नीचे होकर के, इंडियन ओशियन से होकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक तो हम रोड नहीं दे सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम ऐसा रोड आपको बना करके दे देंगे, तो वो तो संभव हमसे नहीं हो पाएगा, इतना कॉम्प्रोमाइज़ तो हम नहीं कर सकते। तो अपन कह सकते हैं एक भी ऐसी टेरिटरी नहीं थी बच्चों जिसको अपन क्या करेंगे, जिसको अपन इन दोनों भागों को जोड़ दें। मतलब भाई कैसे जोड़ोगे आप, एक वेस्ट पाकिस्तान है, एक ईस्ट पाकिस्तान है, कोई ऐसा एरिया ही नहीं है, कोई अपन कह सकते हैं कोई ऐसी बाउंड्री या कोई ऐसा रोड ही नहीं है कि एक रोड डाल दें सिंगल और वेस्ट पाकिस्तान को ईस्ट पाकिस्तान से जोड़ देते, तो नहीं जोड़ सकते भाई साहब। हमने कहा ज़्यादा भाई ठीक है देख लो तुम्हारे हिसाब से, हम तो नहीं जोड़ रहे हैं, जैसे जाना है वैसे जा लेना। तो हमने 2 पाकिस्तान उस टाइम पर इनको दे दिए। अगली बात देखो ध्यान से, चलो अब अगला देखना। तो यहाँ पे आ गए थे अपन कि एक भी ऐसी आप टेरिटरी नहीं थी बच्चों जिसकी वजह से इन दोनों को ज्वाइन किया जा सके, वेस्ट वाले पार्ट को ईस्ट वाले पार्ट से जोड़ सके, ठीक है। अगली बात देखना, सो इट वॉज डिसाइडेड, इसलिए ऐसा डिसाइड किया गया दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान, की जो नया देश बना है पाकिस्तान, हम तो पहले से ही थे, ठीक है, पाकिस्तान पैदा किया गया है, हम पहले से हैं, ठीक है, विल कॉम्प्राइज 2 टेरिटरीज, कि भाई जो नया देश पाकिस्तान बनाए उसको 2 भागों में या 2 सीमाओं में हमने बांट दिया कि ठीक है भाई 2 हैं तेरे, ठीक है, एक वेस्ट वाला पाकिस्तान और ईस्ट वाला पाकिस्तान, सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, एक लंबी अपन कह सकते हैं भारत की सीमा है, पूरा भारत ये बीच में, ठीक है, उधर एक पाकिस्तान बना दिया, इधर एक पाकिस्तान बना दिया। अब कैसे जाना है वो आप खुद देख लेना, हमने बना के दे दिया आपको। तो पहला पॉइंट हो जाएगा जिसमें हमने देखा था द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, कितना आसान लगता है 2 पाकिस्तान बना देना या पाकिस्तान बना देना, बट लेकिन अगर अपन देखें तो बहुत सारी समस्याएं भी थी बच्चों उन सबको बनाने में, लागू करने में। अब प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में सेकंड पॉइंट देखना ध्यान से, इसकी अगर अपन बात करें तो याद रखना है सेकेंडली नॉट ऑल मुस्लिम्स मेजोरिटी एरिया वांटेड टू बी इन पाकिस्तान, ये बात बड़ी सही है भाई साहब। बोला गया है कि कुछ मुस्लिम्स एरिया ऐसे भी थे जहाँ के जो मुस्लिम थे बच्चों वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं, वो क्या नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं, जैसे कि जो इंडियन मुस्लिम है, जो कि अपन कह सकते हैं भारतीय मुस्लिम है, वो नहीं चाहते थे, उस टाइम पर भी नहीं चाहते थे और आज भी नहीं चाहते कि हम किसको ज्वाइन करें, पाकिस्तान को ज्वाइन करें, ठीक है। देखो हर धर्म में सारे लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ लोग या कुछ ना कुछ अपवाद, या तो वो जानबूझ करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि कहीं ना कहीं गलतफहमी दोनों धर्मों या तीनों धर्मों के बीच में हो जाए और आपस में लोग लड़ने लगे। खैर हमको इंडिया के यूनाइटेड पर ध्यान देना है, एकता पर ध्यान देना है, अखंडता पर ध्यान देना है। देखो अब ये एग्जाम्पल दिया गया, जैसा कि मैंने बोला कुछ मुस्लिम एरिया ऐसे थे जो पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। एक व्यक्ति का नाम है बच्चों, लीडर याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है लीडर का? खान अब्दुल गफ्फार खान लीडर का नाम है, याद रखना है। द अनडिस्प्यूटेड लीडर, भाई साहब इनके बारे में कोई बुराई नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम, कोई बुराई करता है क्या उनकी, बताओ तुम? नहीं, हम खुद चाहते हैं कि ऐसे मुस्लिम लीडर इंडिया में आए। एपीजे अब्दुल कलाम कितना सही नाम है, कितने अच्छे लीडर थे। खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी नहीं चाहते थे कि भाई साहब पाकिस्तान बने, ये पाकिस्तान ज्वाइन करना भी नहीं चाहते, और ना तो ये चाहते थे, टू नेशन थ्योरी को भी अपोज करते थे कि भाई साहब टू नेशन थ्योरी क्यों आ रही है, 2 देश क्यों बनाने हैं तुमको। द अनडिस्प्यूटेड लीडर, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करता इनकी, ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एज नॉन एज फ्रंटियर गांधी। याद रखना है बच्चों, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कहाँ के लीडर थे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, इतना याद रखना है। वॉज स्ट्रेंचली अपोज्ड टू द टू नेशन थ्योरी, ये भी किसको अपोज करते थे बच्चों? टू नेशन थ्योरी को ये भारी तौर पर अपोज करते थे। लेकिन इनकी मानेगा कौन भाई? जिनमें दिमाग नहीं है, तुम्हें लग रहा है वो मानेंगे? नहीं, तो ऑब्वियसली बात है। इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड, लेकिन अपन कह सकते हैं आखिरकार इनकी आवाज़ को दबा दिया गया या इग्नोर कर दिया गया। एंड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वॉज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान, और अपन कह सकते हैं बच्चों मर्ज कर लिया गया कहाँ पर? इस प्रोविंस को, पाकिस्तान। लेकिन ये चाह नहीं रहे, इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि भाई साहब मैं टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करता हूँ या उसके फेवर में बात करता हूँ। तो कुछ ऐसे लीडर भी थे बच्चों उस टाइम पर। अगला, द थर्ड प्रॉब्लम, तीसरी समस्या क्या थी? द थर्ड प्रॉब्लम वॉज टू ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखो बच्चों अब ध्यान रखना, थोड़ा सा पोर्शन और है अपने आज इस क्लास के पार्ट का, याद रखना है। 2 प्रोविंस ऐसी थी जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी देखने को मिली। एक पंजाब देखने को मिला,
जैसा मैंने आपको बताया भी था, और एक बंगाल देखने को मिला। सबसे बड़ा दुख, दर्द, पीड़ा जो पार्टीशन से हुई थी वो दोनों जगह पर हुई। बहुत लोग मरे, बहुत कटे, बहुत मर गए। हैड वेरी लार्ज एरिया वेयर द नॉन मुस्लिम वर इन मेजोरिटी। लेकिन इनमें भी क्या था, जैसे मान चलो ये पंजाब है पूरा की पूरा, इस पंजाब में यहाँ से यहाँ तक अगर मुस्लिम है तो इधर हिंदू हैं, इधर सिख हैं, इधर क्रिश्चियन या जैन है। तो दिक्कत ये हो रही थी कि भाई साहब मुस्लिम मेजोरिटी में तो थे, लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी के साथ में और भी धर्म के लोग थे इन सब दोनों प्रोविंसों में, पंजाब में भी और बंगाल में भी। अब क्या करें भाई साहब, तो सुनना ध्यान से। A large number of people did not know on the day of independence कि भाई साहब एक बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे आज़ादी के दिन उनको ये तक पता नहीं था कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। कितनी बड़ी बेकार या कितनी बड़ी दुख की बात है। तुम सोचो कि आज मान के चलो मैं अपने इस रूम में क्लास ले रहा हूँ, कल मुझे यही पता नहीं है मैं इंडिया में हूँ पाकिस्तान में हूँ, कैसा लगेगा? तुम सोच के देखो। जो लोग घर पे काम कर रहे हैं, किसान जो खेती कर रहा है, मजदूर जो मजदूरी कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है बेचारे को कि इंडिया की टेरिटरी कहाँ से और पाकिस्तान की टेरिटरी कहाँ से, और मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या पाकिस्तान में खड़ा हूँ या मैं इंडिया में खड़ा हूँ। बहुत बाद में जाकर के लोगों को पता चला होगा कि भाई साहब यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है। तो आधे लोगों को तो ये भी पता नहीं था, कुछ लोगों को। द पार्टीशन ऑफ दिस टू प्रोविंस कॉज्ड द डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ द पार्टीशन। याद रखना, पूरे पार्टीशन का सबसे बड़ा दुख में अगर किसी चीज को बोला गया है, सबसे बड़ा डीपेस्ट ट्रॉमा बोला गया है, तो इन दो प्रोविंस को बोला गया है। इन दोनों में सबसे ज्यादा दुख था बच्चों। तो ये 3rd नंबर का चैलेंज है, याद रखना है। बस थोड़ा सा और है, लास्ट देखो। अब अगर अपन बात करें बच्चों 4th नंबर का चैलेंज क्या आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में। एक भी पॉइंट आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, मैंने पूरा बुक पढ़ के अच्छे से खुद बनाए हैं, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। दिस वॉज रिलेटेड टू द 4th नंबर का देखना, याद रखना। दिस वॉज रिलेटेड टू द 4th एंड द मोस्ट intractable of all the problems of partition. This was the problems of minorities on both sides of the border. दिक्कत ये थी कि भाई साहब अब दोनों साइड के जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या करें। माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक लोग। इन बेचारों की क्या गलती है भाई, इन्होंने क्या किया ऐसा? तो अपन ऐसे कह सकते हैं माइनॉरिटीज कौन है। एक तो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर माइनॉरिटीज हो सकते हैं, कास्ट के आधार पर हो सकते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज के आधार पर भी आप माइनॉरिटीज मान सकते हो। पर यहाँ पे अपन बात करेंगे धर्म के आधार पर, क्योंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना भाई साहब। तो दोनों साइड के जो माइनॉरिटीज हैं उनका क्या करें, उनकी समस्याएं दोनों साइड थी भाई साहब। द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स ऑफन एट अ फ्यू आवर्स ऑफ नोटिस। बोला गया है कि दोनों साइड के जो माइनॉरिटीज हैं उनको केवल कुछ घंटे का समय मिला कि कुछ घंटे में उनको अपने घरों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। मतलब अगर कोई माइनॉरिटीज ऐसा है जो हिंदू है और किसी ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो उसको अपना घर छोड़ के कहाँ जाना पड़ेगा, इंडिया में आना पड़ेगा। क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया कौन सा है, वो है अपना बांग्लादेश जो आज का है, या पाकिस्तान जो आज का है। मतलब मान करके चलो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक पाकिस्तान है, ऐसा मान लो इसको, ठीक है, कैसा भी मैप बना दो, क्या ही दिक्कत है, अपने क्या मतलब आ रहा है। इसके अलावा एक पाकिस्तान इधर बना दो जो कि ईस्ट पाकिस्तान है भाई साहब, ये बांग्लादेश जो आज का है, और ये कौन सा है, वेस्ट पाकिस्तान है जो आज का पाकिस्तान है। मान के चलो कोई हिंदू ऐसा है जो यहाँ पे रहता है। अब कुछ घंटे का नोटिस मिला कि भाई साहब तू यहाँ से इधर आजा राजस्थान में, ये है इंडिया। बेचारे की प्रॉपर्टी यहाँ पर, परिवार यहाँ पर, रिलेटिव्स यहाँ पर, संपत्ति यहाँ पर, फिर भी कुछ घंटों के अंदर उसको छोड़ के कहाँ आना पड़ेगा, इंडिया में आना पड़ेगा। उसी प्रकार मान के चलो कोई मुस्लिम यहाँ पर है राजस्थान में। अब इस मुस्लिम परिवार को अपन कह सकते हैं कि कुछ मुस्लिमों की वजह से जाना पड़ेगा किधर, पाकिस्तान में। तो अपन कह सकते हैं दोनों तरफ के जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनकी समस्याएं हैं। अब माइनॉरिटीज में अगर अपन देखें तो बच्चों जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं। अच्छा, इनके लिए चॉइस ये थी कि देखो वैसे तो हम ये मानते हैं कि तुम इंडिया में रहोगे, फिर भी जबरदस्ती तो नहीं है, हम आपको अपना ही भाई मान करके चल रहे हैं। मुसलमानों को भी हमने अपना ही भाई माना है। सबके लिए चॉइस थी बच्चों, आपको जहाँ रहना है, जिस देश में जाना है जा सकते हो। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तुम सोचो तुम्हारे पूर्वजों ने कितना बढ़िया डिसीजन लिया कि इंडिया में रुक गए, वरना आज सोच के देखो तुम क्या कर रहे होते वहाँ पे बच्चों। मैं क्या कर रहा होता, पता नहीं, साइकिल की दुकान लगा के बैठा होता, हो सकता है तुम पता नहीं क्या कर रहे होते। जैसे अभी धुरंधर मूवी आई है, पुलिस वाले तुमको ढूंढ रहे होते, या कहीं यही तो नहीं है जासूस। तो बहुत बढ़िया डिसीजन लिया अपने पूर्वजों ने कि अपन कहाँ रह गए,
इंडिया में रह गए, आज बढ़िया शानदार से अपना जीवन चल रहा है भारत देश की वजह से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो भी देखो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे जो भी बनती है डेमोक्रेसी में, अपने यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी अच्छी है कांग्रेस अच्छी है, वो तो कंसेप्ट ही अलग है, उस कंसेप्ट पर मत जाओ तुम। अरे कभी तख्ता पलट तो नहीं हुआ यार अपने यहाँ पर, ऐसा तो नहीं हुआ आर्मी ने पीएम को उठा के जेल में डाल दिया हो, या आर्मी ने प्रेसिडेंट को उठा के जेल में डाल दिया हो, ऐसा तो नहीं हो रहा कम से कम अपने यहाँ पर। लोग पार्टियों की बुराई करने में लग रहे हैं, कोई बीजेपी की बुराई कर रहा है, कोई कांग्रेस की। भाई डेमोक्रेसी में अधिकार है आपको बुराई करना, करिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है कि आप अपने नेता से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अपने नेता की कमियां बता सकते हो। ऑपोजिशन पार्टी हम बनाती ही क्यों है? ऑपोजिशन पार्टी को पेमेंट ही क्यों देते हैं? भाई ऑपोजिशन पार्टी इसीलिए तो बना रहे हैं ताकि वो पोजीशन वाली पार्टी की कमियां देख सके। तो तुम ये मत सोचो कि सरकार बुरी है, तुम और देशों को देखो एक बार, दुनिया में कितनी समस्याएं, कम से कम हम रह तो रहे हैं ढंग से। हमारे यहाँ पर समस्याएं कितनी से दिन रहती है, गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है, थोड़े दिनों बाद वापस आ जाता है। बात बीजेपी की नहीं है, कांग्रेस के टाइम में भी बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन बहुत सारी समस्याएं रिजॉल्व हो गई। आने वाले टाइम में भी कोई भी पार्टी आए, समस्याएं, जनसंख्या है, देश है, परिवार में भी समस्याएं आती हैं, देश में भी समस्याएं आएंगी बच्चों। पर कम से कम तुम अगर कंपैरिजन करो तो उन देशों से कंपैरिजन करो जो हमारे साथ आजाद हुए थे, और उनमें से कितने हमसे आगे हैं। मानता हूं चाइना हमसे आगे, हमसे बाद में आजाद हुआ, पर पाकिस्तान को नहीं देख रहे हो तुम, उसको भी देख लो। हम उतनी बुरी कंडीशन में तो नहीं है कम से कम। तो मेरा कहना यह है बच्चों, जिस देश में रहते हो उस देश के लिए प्राउड फील करो, बहुत बढ़िया जगह रहते हो। और अगर राजस्थान में रहते हो फिर बात ये लगे, तो वीरों की भूमि है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ की धरती ने तो पानी से ज़्यादा रक्त पिया है। तो अगर राजस्थान से वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया बात है। खैर भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हो, अपन कह सकते हैं भारत के सभी राज्य अपने आप में एक कहानी है, उनकी अपने आप में एक हिस्ट्री होती है, अपने आप में एक कल्चर होता है। तो अगर आप भारत से देख रहे हो बहुत बढ़िया बात है, बाकी दूसरे देशों के देखो भी मत। चलो, द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर वर लेफ्ट विथ नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू लीव देयर होम्स। इसके अलावा ऑफन एट फ्यू आवर्स ऑफ नोटिस, कि भाई साहब कुछ घंटों के नोटिस में उनको घर छोड़ के जाना पड़ा। आधे लोगों को ये पता नहीं है कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो वैसे टॉपिक खत्म हो गया, एक बार समाप्त करा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। देखो ध्यान से इस वाले टॉपिक को। अगर अपन देखें बच्चों पार्टीशन की प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, तो इसमें हमने सबसे पहले ये जाना, टॉपिक हमारा क्या था, पार्टीशन। थोड़ा सा भी एचडी में हो जाएगा, हाँ, पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें हमने जाना 14-15 अगस्त को देश आज़ाद होता है। आज़ाद होने का मतलब क्या है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है, 15 अगस्त को हम करते हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तान बन गया ऐसा मान करके चलो। पार्टीशन हुआ वही सेम, इंडिया पाकिस्तान बन गया। 2 नेशन थ्योरी आई। 2 नेशन थ्योरी में मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के लिए अलग से देश बनेगा पाकिस्तान। कुछ लोगों ने इसको अपोज किया, कांग्रेस ने इसकी बुराई करी कि भाई साहब ये मत करो, मत बनाओ पाकिस्तान, वापस एक साथ रहना स्टार्ट, मतलब एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं, जितनी भी समस्याएं वो सब सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना, पैदल आदमी, उसने बोला कि नहीं, हमको तो क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो ठीक है भाई, पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान बनाने में मुख्य रोल किस किस का था? तो अपन तो कह सकते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग पार्टी थी पूरी की पूरी, ब्रिटिश रोल, अंग्रेज भी यही चाहते थे कि इनको बांट करके ही जाएं, एक रोल इनका था। और 1940s में कुछ राजनीतिक बदलाव हुए थे देश में, उसकी वजह से पाकिस्तान बना। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मैंने आपको बताया, इंडिया पाकिस्तान बना, वेरी पेनफुल था, बहुत दुख भरा था। ये मैंने आपको कलरफुल इसलिए दिए हैं, कुछ कुछ लाइनें, कुछ कुछ कीवर्ड, ताकि आप रिवीजन करो तो एक साथ हो जाएं। तो इंडिया पाकिस्तान बना, जो कि बहुत दुख भरा था, मतलब बहुत पेनफुल था। रिलीजियस मेजोरिटी, धर्म के आधार पर देश बनाया गया, इतना याद रखना है, ठीक है। जो मुस्लिम धर्म वाले थे वो पाकिस्तान में चले गए, बाकी के इंडिया में रह गए। फिर इसमें सब पॉइंट आएगा। पहली समस्या क्या आएगी इस पूरी प्रोसेस में? तो जो विचार अपने को सिंपल लगता है, सच में उसमें काफी सारी समस्याएं थी। मुख्य समस्या क्या थी? एक भी ऐसा एरिया नहीं था जो मुस्लिम एरिया हो या मुस्लिम लोग ही वहां पर रहते हो, मुस्लिमों के अलावा और भी धर्म के लोग रहते थे। अपन ने 2 एरिया ऐसे देखे, एक वेस्ट में देखा और एक अपन ने ईस्ट में देखा, जहां पर अपन कह सकते हैं मुस्लिम थोड़ी मेजोरिटी में थे, ठीक है, जिसको हमने पाकिस्तान नाम दे दिया। तो पाकिस्तान की 2 टेरिटरीज बना दी गई, 2 सीमा रेखा बना दी गई, एक को वेस्ट पाकिस्तान बोला, एक को ईस्ट पाकिस्तान बोला। अगर तुम केवल ये हाईलाइट पॉइंट भी देख लोगे ना तो भी रिवीजन हो जाएगा बच्चों। अगला सेकंड चैलेंज हमने देखा कि भाई साहब जो मुस्लिम मेजोरिटी में हैं, ठीक है, उनमें भी अपन कह सकते हैं कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान ज्वाइन करना नहीं चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपने सुना है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, याद रखना है, ठीक है। ये बिल्कुल अपोज करते थे 2 नेशन थ्योरी को। पर हमने देखा 2 ऑफ द मुस्लिम्स मेजोरिटी, अपन कह सकते हैं कि भाई द थर्ड प्रॉब्लम वाज द 2 ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अपन कह सकते हैं ब्रिटिश इंडिया में 2 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस देखी गई, पंजाब और बंगाल। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुस्लिम मेजोरिटी के साथ साथ में यहाँ पे और भी धर्म के लोग रहते थे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिड नॉट नो, एक बड़ी संख्या में लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है।
इस पूरे पार्टीशन को डीपेस्ट ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन कहा गया है। अगला चैलेंज मैंने आपको बताया कि दोनों साइड के जो माइनॉरिटी थे उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा थी, उनको कुछ टाइम का मतलब उनको अपन कह सकते हैं दोनों साइड के लोगों को, अभी माइनॉरिटी वाला पॉइंट यहाँ पर खत्म हो गया, ये पॉइंट नोट डाल के लिखना है आपको कि दोनों साइड के अलग अलग धर्मों के लोगों को बहुत कम टाइम मिला कि वो अपने घरों को छोड़ करके अपनी अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाए। अपनी अपनी जगह मतलब मुसलमान जो है पाकिस्तान और हिंदू जो है वो हिंदुस्तान। हाँ, जो मुस्लिम इंडिया में रहना चाहते हैं रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनके हालात आप जानते ही हो, ठीक है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इसके अलावा क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने अपने व्यू जरूर दें। पहली क्लास है, आपके लिए नोट्स वगैरह सारे तैयार किए हैं। इसके अलावा ये जो चैनल बनाया गया है बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर क्लासें डलने वाली है, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन होने वाली है। पहले भी कई बार रिजल्ट अच्छे आए हैं बच्चों के, आपको टाइम टाइम पर पॉडकास्ट इंटरव्यू के द्वारा या शॉर्ट्स के द्वारा सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। वो कल हमारा पॉडकास्ट आने वाला है, उस पॉडकास्ट को सब बच्चे देखेंगे, क्योंकि उसमें जो पिछले ईयर जैसे आपने 2 बच्चियों के इंटरव्यू तो हमारे चैनल पर देखे होंगे, 2-3 बच्चियों के जो 2026 के बोर्ड एग्जाम में टॉपर रही हैं, ठीक है, हमने उनको पढ़ाया है। इसके अलावा कल और 4 बच्चे का पॉडकास्ट आने वाला है फॉर स्टूडेंट्स का, जो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, 99, 98 और 100 आउट ऑफ 100 नंबर कैसे आने चाहिए या कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो सारी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। तो कल का पॉडकास्ट बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। इसके अलावा उसको शेयर करना, फैमिली मेंबर्स को दिखाना, आप खुद देखना, आपको देख करके लगेगा कि हाँ सच में कपिल सर ने बोला था कि अच्छा है मतलब अच्छा है। इसके अलावा आप सभी के लिए थैंक यू बच्चों, और सब्सक्राइब करें आर्ट्स विद केएस सर को और जुड़े रहें हमारे साथ। अपन मिलते हैं जल्दी। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।